अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं ये वो बिल्डिंग है जिसे मॉडर्न डे मंजनीक कैटापल्ट कहा जा सकता है। अगर आप मंजनीक को नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि पुराने ज़मानों में इसे जंगों में इस्तेमाल किया जाता था ताकि दुश्मन पर पत्थर और आग बरसाई जा सके। जिस मंजनीक की बात मैं इस वक्त कर रहा हूं, जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये वो मंजनीक है जो पत्थर और आग तो नहीं बरसाएगी लेकिन ज़मीन से रॉकेट्स को स्पेस तक लेकर जाएगी। मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आप यहां पर पुराने ज़माने की मंजनीक की तस्वीर देख रहे हैं। गुलेल भी एक किस्म की मंजनीक है जिसके ज़रिए हम पत्थर को दूर तक फेंकते थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल मॉडर्न डे साइंस में किया जा रहा है और उसकी वजह रॉकेट इक्वेशन है। मैं आपको यहाँ पर रॉकेट इक्वेशन दिखा रहा हूँ और एक आम स्पेस मिशन का रॉकेट तकरीबन अपने वज़न का 90% फ्यूल से भरा होता है। सिर्फ 10% वज़न पेलोड का होता है या उन चीज़ों का होता है जो कि हमने स्पेस में लेके जानी है। अगर कोई सैटेलाइट छोड़नी है तो उसका वज़न इतना हो सकता है और बाकी मशीनरी का वज़न भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 90% तो एक रॉकेट स्पेस में ले जाने के लिए सिर्फ फ्यूल इस्तेमाल करता है। अगर किसी तरीके से इस फ्यूल को कम किया जाए तो रॉकेट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्पेस में लेकर जा सकेगा और हमारा मिशन एफिशिएंट भी होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। इसका मतलब यह है कि सस्ता भी होगा। इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अगर फ्यूल कम होगा तो रॉकेट की कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी, रॉकेट बहुत सिंपल डिज़ाइन का बन जाएगा। और इस प्रोजेक्ट पर जो काम किया जा रहा है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आया है सेंट्रीफ्यूगल मैस एक्सेलरेटर से। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल मैस एक्सेलरेटर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की तरफ लेके जाऊंगा जो कि पानी का प्रेशर या किसी भी लिक्विड का प्रेशर और फ्लो उसमें चेंजेस लाते हैं। तो इनलेट पर हमारे पास पानी आया या कोई लिक्विड आया, उसका इम्पेलर ड्राइव शाफ्ट के साथ घूम रहा है, मूव कर रहा है और वो बड़ी तेज़ी से पानी का फ्लो बढ़ाता है और पानी तेज़ी से आउटवर्ड मूव करता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है इस कैटापल्ट का जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने लॉन्च की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कैटापल्ट है, ये जो मंजनीक है, ये पानी की बजाय रॉकेट को स्पिन करती है और रॉकेट को स्पिन करके बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देकर उसे थ्रो करती है एटमॉस्फेयर में। इस चैम्बर में, इस बिल्डिंग के इस चैम्बर में वैक्यूम होता है। रॉकेट बड़ी तेज़ी से आसमान की तरफ जाता है और एटमॉस्फेयर की मोटी तहों को फाड़ता हुआ ऊपर निकल जाता है और फिर बारी आती है एक ख़ास सतह पर फ्यूल की, क्योंकि ये कैटापल्ट 2 स्टेज रॉकेट को फेंकने जा रहा है स्पेस में। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स इस पर किए जा रहे हैं और ये रॉकेट जब इससे निकलेगा तो इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होगी कि 72 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ये काइनेटिक एनर्जी के ज़रिए ट्रेवल करेगा। इसे किसी किस्म के फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद क्योंकि जो ज़मीन के करीब एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जो आप स्पेस के पास जाते हैं आपको एनर्जी कम चाहिए मूवमेंट के लिए, क्योंकि स्पेस में आपको ड्रैग फोर्स, उसके करीब आपको ड्रैग फोर्स उतनी इंटेंसिटी की नहीं मिलती। मैं आपको इस रॉकेट की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जो कि 2 स्टेज रॉकेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेज भी दिखाई गई है और सेकेंड स्टेज भी दिखाई गई है। बड़ा स्मार्ट सा इसका डिज़ाइन है, लेकिन ये काम हम पहले भी करते रहे। मैं आपको हार्प प्रोजेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ। ये हार्प प्रोजेक्ट वो नहीं है जो मौसमी तगीरात पर किया जा रहा है, वो HAARP है। ये HAARP हार्प प्रोजेक्ट है जो 1960s में किया जा रहा था और इसके ज़रिए ज़मीन से प्रोजेक्टाइल को स्पेस में फेंका जा रहा था। इस प्रोजेक्टाइल को 180 किलोमीटर के ज़रिए ज़मीन से स्पेस में फेंका गया। आप इसकी वीडियोस भी यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल, आपका सवाल होगा कि बहुत ऊपर तक गया, 180 किलोमीटर तक गया। और जब हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है स्पिन लॉन्च, जो कि रॉकेट को स्पेस में फेंकने जा रही है, वो सिर्फ 72 किलोमीटर तक रॉकेट को स्पेस में फेंक सकती है। उसकी वजह वज़न है। ये जिन रॉकेट्स को या जिन प्रोजेक्टाइल को स्पेस में फेंक रही थी उनका वज़न बहुत कम था,
लेकिन जो रॉकेट हम स्पेस में फेंक रहे हैं उसका वजन 10 टन से ज़्यादा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा हैवी है। और जब हैवी ज़्यादा होता है तो उस पर ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा लगती है, और आपको मालूम है कि उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। इस रॉकेट को और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें मटेरियल की मजबूती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है खास किस्म का मटेरियल जिसे कार्बन फाइबर कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर कार्बन फाइबर की एक शीट दिखा रहा हूँ, और कार्बन फाइबर 5 से 10 माइक्रोमीटर के डायमीटर के कार्बन एटम से कंपोज किया हुआ एक मटेरियल होता है जो कि बहुत हल्का होता है, स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। बज़ाहिर आपको ये बहुत हल्का सा मटेरियल लगेगा, लेकिन अगर आप इसको स्टील के मुकाबले में देखेंगे तो अब तक जो स्टडीज़ की गई हैं, कार्बन फाइबर स्टील से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर है, 5 गुना ज़्यादा ताकत रखता है। और इसके ज़रिए हम बनाते हैं इस पूरी मंजनीक की सुई या टीथर जिसे कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर एक तस्वीर देखें जो कि एक क्लॉक की तरह है, एक वॉच की तरह है, और उसके बीच में एक सुई है, इस सुई को टीथर कहा जाता है, और इसके एंड पर रॉकेट को लगाया जाता है, रॉकेट को अटैच किया जाता है, और फिर ये तेज़ तेज़ घूमती है, सर्कुलर घूमती है। आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। और उसके बाद एक ख़ास स्पीड पर, एक ख़ास रोटेशनल मूवमेंट पर रॉकेट को छोड़ दिया जाता है और रॉकेट सीधा मूव करता है। मैं आपको यहाँ पर जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी तस्वीर उस बिल्डिंग की है, आप एनिमेशंस में भी देख सकते हैं, जिसके ज़रिए ये काम किया जा रहा है। और ये दुनिया की पहली ऐसी मंजनीक है जो स्पेस में चीज़ों को फेंक रही है। किस स्पीड से स्पेस में चीज़ों को फेंक रही है? रॉकेट की स्पीड क्या है? रॉकेट की स्पीड 6 मैक है। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ साउंड से 6 गुना ज़्यादा स्पीड से ये रॉकेट ट्रैवल करता है। और अगर इस स्ट्रक्चर का आप डायमीटर देखें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि अगर इसकी रेडियस की बात करूं तो 45 मीटर इसका रेडियस है। 2 किलोमीटर के अहाते पर यह बिल्डिंग मौजूद है, और जब ये घूमता है तो ये 450 रेवोल्यूशन पर मिनट ये टीथर लेता है, इतनी तेज़ी से ये घूमता है। और जब ये इतनी तेज़ी से घूम रहा होता है तो इसकी जो फोर्स होती है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है रॉकेट, वो ग्रेविटी से 10,000 गुना ज़्यादा होती है। यानी इसका मतलब यह है कि जो रॉकेट आप फेंकने जा रहे हैं वो इतनी तेज़ी से मूव करता है कि उसका वेट 10,000 गुना ज़्यादा हो जाता है, और फिर वो इसे, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उसी तरीके से बढ़ जाती है, हमें फॉर्मूले का तो पता है, और फिर ये इसे स्पेस में फेंकता है। इसका कंपैरिजन मैं आपको एक आम रॉकेट से दे दूं। मैं सबसे बड़ा रॉकेट फाल्कन 9 ले रहा हूं, जो कि एक बड़ा रॉकेट है स्पेस एक्स का। अगर आप देखें तो इसका वजन 10 मीट्रिक टन है। इसके जो एरोशेल है और रॉकेट, उस दोनों का मिलाकर जो वजन है 10 मीट्रिक टन है। अगर टीथर के फोर्स देखें जब वो अपनी पूरी रेवोल्यूशन पर घूम रहा है तो वो है 100 मिलियन किलोग्राम। मतलब ये कि एक नॉर्मल रॉकेट जो कि स्पेस एक्स का फाल्कन 9 है, अगर 182 फाल्कन 9 मैं टीथर की टिप पर बांधूं तो जब वो रिवॉल्व करता है तो उसको इतनी ज़्यादा फोर्स या वेट का सामना होता है। 182 फाल्कन 9 रॉकेट के वज़न के बराबर इस एक छोटे रॉकेट का वज़न होता है जो कि हम स्पेस में फेंकने जा रहे हैं। अब जब ये टीथर बहुत तेज़ी से मूव करेगा तो गैस मौजूद है, एयर मौजूद है, और इतनी हाई रोटेशन पर इसे फ्रिक्शन मिलेगी, और जब इसे फ्रिक्शन मिलेगी, ड्रैग की फोर्स मिलेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता टीथर के मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वैक्यूम का सहारा लिया गया। पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि वैक्यूम को प्रोड्यूस करना एक बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए एडिशनल मशीनरी की ज़रूरत होती है। इसलिए वहाँ पर वैक्यूम पंप्स लगाए गए, ऐसे प्लांट्स लगाए गए जिसके ज़रिए वो सारी की सारी गैसेस इसमें से सक कर लेते हैं, ताकि जब ये टीथर हाई स्पीड पर मूव करे तो इसे किसी किस्म की ड्रैग फोर्स का, फ्रिक्शन का सामना ना करना पड़े, और इसी वजह से इसके टेम्परेचर मेंटेन रह सकें। मैं आपको यह भी बता दूं कि इसका जो आउटर मोस्ट बॉडी है वो स्टील की बनाई हुई है, आयरन स्टील की बनाई हुई है, और बहुत ज़्यादा वैक्यूम इसके अंदर नहीं होता, लेकिन इतना वैक्यूम होता है कि ये हमें टेम्परेचर मेंटेन करके दे सकता है। इसके एनिमेशन में अगर आप देखें तो आपको 2 गेट्स नज़र आएंगे। तो रॉकेट लगा हुआ है और रॉकेट को हमने छोड़ना है। जब वो अपनी रोटेशन पर आ गया तो जैसे ही हम रॉकेट को रिलीज़ करते हैं तो 2 गेट हैं, अब उन दोनों गेट्स ने खुलना है। अगर वो गेट्स हर वक्त हम खुले रखें तो हम वैक्यूम
मेंटेन नहीं कर सकते इसके अंदर। इसलिए पहले इंटरनल गेट खुलता है थोड़ी देर के लिए और उसने सेंस करना है। इसके लिए बहुत हाई डेफिनेशन और हाई इंटेंसिटी सेंसर्स चाहिए जो कि काम कर रहे होते हैं, कैमरास काम कर रहे होते हैं और वो सेंस करें कि इतनी स्पीड से रॉकेट निकला है और वो फ़ौरन उसी वक्त खुलें, रॉकेट निकले उस गेट से, पहले गेट से बंद हो जाए और फिर अगला गेट है उससे भी रॉकेट निकले, वो उस वक्त खुले जब रॉकेट उसके पास हो और फिर वो बंद हो जाए, ताकि हम वैक्यूम को मेंटेन कर सकें। बहुत ज़्यादा टफ इंजीनियरिंग इन दोनों गेट्स की मैकेनिज़्म के लिए इस्तेमाल की गई है और इस पूरे एक प्लेटफॉर्म से हम 5 से 10 अमूमन लिखा गया है, 5 से 10 रॉकेट डेली लॉन्च कर सकते हैं। तो अब आपकी लॉन्चिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई और उसके साथ साथ आपका फ्यूल भी कम हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर स्पिन लॉन्च की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक लॉन्च के लिए हमें 100 मेगावाट आवर्स की एनर्जी चाहिए। ये तकरीबन 9600 केरोसिन ऑयल के लीटर्स के बराबर है कि उसको जलाया जाए। इतना फ्यूल 9600 लीटर अगर फ्यूल हो तो उसके बराबर इसे एनर्जी चाहिए एक रॉकेट को रिलीज़ करने की। और अगर आप इसका कंपैरिजन करें फ्यूल से तो स्पिन लॉन्च 70% कम फ्यूल इस्तेमाल करती है एक लॉन्च में। अगर मैं 70% कम फ्यूल इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं अपने रॉकेट का साइज़ बहुत छोटा कर सकता हूं और उसके अंदर पेलोड ज़्यादा कर सकता हूं। हम पहली स्टेज को, क्योंकि रॉकेट के अंदर 2 स्टेजेस, अगर हम 2 स्टेज रॉकेट की बात कर रहे हैं, पहली स्टेज को काइनेटिक स्टेज के साथ, काइनेटिक लॉन्च सिस्टम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यानी पहली स्टेज का तो मुझे फ्यूल चाहिए नहीं और मैं इसको रोटेशनल स्पीड दूंगा और इसको लॉन्च करूंगा, ये ऊपर जाएगा 80 किलोमीटर 72 किलोमीटर तक और उसके बाद इंजन जो इसमें लगे हुए हैं, जो इसमें लिमिटेड फ्यूल है, वो इग्नाइट होगा और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से स्पेस की तरफ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि इसमें फ्यूल होता ही नहीं है, फ्यूल इसमें मौजूद होता है, लेकिन वो बहुत ऊपर जाकर काम आता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें मोटर्स लगी होती हैं जो कि इस रोटेशन के लिए ज़रूरी हैं, तो इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है। जब मोटर किसी चीज़ को घुमाती है तो वहाँ पर वाइब्रेशंस भी आती हैं। अब इतनी हाई स्पीड पर और इतने बड़े टीथर से वाइब्रेशन ख़त्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली वो लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं जिस तरह मैं, हम समझते हैं कि कितना मुश्किल काम है। एक तरीका तो ये था कि टीथर की एक तरफ अगर हमने बैलेंस लोड लगाया हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ भी एक रॉकेट फिट कर दें, यानी दोनों तरफ उसका जो लोड है वो सेम हो तो उसकी वाइब्रेशन बैलेंस आउट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत थी। और दूसरा ये कि स्पेशल किस्म के बेरिंग्स बनाए जाएं जो कि इस्तेमाल किए जाएं, जो कि इन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करें, और स्पेशल किस्म के बेरिंग्स बनाए गए, जनरल बेरिंग्स बनाए गए और वो यहाँ पर लगाए गए। तो इस तस्वीर में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर जो हिडन सिस्टम्स हैं, मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव है, बेरिंग्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। जब हम रॉकेट को फेंकेंगे स्पेस में, वो जाएगा तो उसके बाद वो सैटेलाइट या जो भी पेलोड है वो स्पेस में जब डिलीवर करेगा तो उसके बाद वो दोबारा पैराशूट के ज़रिए वापस आ जाएगा। फिर उसी रॉकेट को रीयूज़ किया जा सकता है, उसकी बॉडी को रीयूज़ किया जा सकता है और फिर हम दोबारा उसे लॉन्च कर सकते हैं। तो जो SpaceX ने एक हमें आइडिया दिया था उसको भी इसमें यूज़ किया जा रहा है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ रॉकेट स्ट्रक्चर इसमें हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, ताकि कॉस्ट को कम से कम किया जाए। अगर आप इसकी हाइट देखें इस बिल्डिंग की, वैसे तो इस बिल्डिंग को बहुत मरतबा वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ आपको, तो तकरीबन 50 मीटर्स के करीब इसकी हाइट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके करीब करीब इसकी हाइट है। और इसके ज़रिए जो पेलोड फेंके जाएंगे वो भी स्पेशल किस्म की सैटेलाइट्स होंगी। ये सैटेलाइट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, S20 और S200, जो कि सिर्फ 200 kg का वज़न रखती हैं। बहुत हल्की सैटेलाइट हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ज़मीन के बहुत करीब इनको छोड़ा जाएगा। इनका काम होगा ये ब्रॉडकास्टिंग करेंगी, टेलीविज़न, केबल, सर्विलेंस, जासूसी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जियोलॉजिकल चीज़ों के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को फर्दर ये फैसिलिटेट करेंगी। इंटरनेट को तो करेंगी और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को भी फैसिलिटेट करेंगी। तो इनका काम जो होगा वो ये होगा कि ये ज़मीन के बहुत करीब मूव करेंगी ये सैटेलाइट्स, और उसके साथ साथ ये हमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में मदद देंगी। जो विजन है, जो इसकी लॉन्चिंग है, वो 2025 में प्लान्ड है। तो इस ऑर्बिटल सिस्टम की जो पहली लॉन्च है वो 2025 में होगी, लेकिन इस पर टेस्टिंग बहुत की जा रही है
और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट अभी भी किए जा रहे हैं और आप उन वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। तो 2025 का हमें इंतज़ार है जब इसे कमर्शलाइज़ किया जाएगा और मुख्तलिफ़ कंपनी इस तरीके से अपने फ्यूल को मिनिमाइज़ करके रॉकेट को स्पेस में भेजेंगे ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा तेज़ किया जाए और ज़्यादा मौसर किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।